अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। मैकेनिक्स टू लेक्चर नंबर 1 में मैं आप सबको वेलकम कहता हूं। आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे काइनेमेटिक्स को और क्यू के गोरी की किताब में ये चैप्टर नंबर 7 है। काइनेमेटिक्स में ज़्यादातर बातें आपको ऑलरेडी मालूम होंगी, आपने फिजिक्स में अच्छी तरीके से स्टडी किया होगा, बट यहाँ पे जस्ट उसके कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स और कुछ टॉपिक्स जस्ट डिफरेंट होंगे। बाकी मोस्टली चीज़ें वही होंगी जो आप ऑलरेडी फिजिक्स में पढ़ के आए हैं। तो स्टार्ट करते हैं इसके इंट्रोडक्शन से। इंट्रोडक्शन में हम डेफिनेशन से स्टार्ट करेंगे ताकि थोड़ा बहुत आपको इसका आइडिया हो जाए जो ऑलरेडी आप फिजिक्स में पढ़ के आए। जी तो स्टूडेंट सबसे पहले है इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में डायनामिक्स की डेफिनेशन है और बताया गया है कि डायनामिक्स की दो ब्रांचेज हैं जिसमें काइनेमेटिक्स और काइनेटिक्स है। तो सबसे पहले देखते हैं कि डायनामिक्स की डेफिनेशन क्या है। द ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स व्हिच डील्स विद द मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड डायनामिक्स। It is divided into two branches. Number one, kinematics and kinetics. ये तो स्टूडेंट्स हमें ऑलरेडी मालूम है कि डायनामिक्स मैकेनिक्स की वो ब्रांच होती है जिसमें हम ऑब्जेक्ट की मोशन के बारे में स्टडी करते हैं और डायनामिक्स को मजीद दो ब्रांचेस में डिवाइड किया गया। नंबर 1 ब्रांच है काइनेमेटिक्स एंड नंबर 2 ब्रांच है काइनेटिक्स। तो काइनेमेटिक्स जो है इसकी आगे डेफिनेशन लिखी हुई है, ये भी हमें ऑलरेडी मालूम है, हम फिजिक्स में इसको अच्छे तरीके से पढ़ के आए हैं। इसकी डेफिनेशन देखें तो आपके पास डेफिनेशन है इसकी, द ब्रांच ऑफ डायनामिक्स व्हिच डील्स विद द ज्योमेट्री ऑफ मोशन ऑफ अ बॉडी विदाउट एनी रेफरेंस ऑफ द फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी इज कॉल्ड काइनेमेटिक्स। एंड काइनेटिक्स की अगर आप डेफिनेशन देखें तो कुछ यूं है, द ब्रांच ऑफ डायनामिक्स व्हिच डील्स विद द ज्योमेट्री ऑफ मोशन ऑफ अ बॉडी विद रेफरेंस टू द फोर्स कॉजिंग मोशन इज कॉल्ड काइनेटिक्स। ये तो स्टूडेंट्स अगर आप गौर करें तो काइनेटिक्स और काइनेमेटिक्स की डेफिनेशन में सिर्फ एक ही बात का डिफरेंस है और वो डिफरेंस क्या है। काइनेमेटिक्स में आपके पास है विदाउट एनी रेफरेंस ऑफ द फोर्स और काइनेटिक्स में आपके पास क्या है, विद रेफरेंस टू द फोर्स। काइनेमेटिक्स में क्या है कि हम बॉडी की मोशन के बारे में स्टडी तो करते हैं बट विदाउट एनी रेफरेंस ऑफ द फोर्स। और काइनेटिक्स में क्या है, यहाँ पे क्या है, हम बॉडी की मोशन के बारे में स्टडी तो करते हैं बट विद रेफरेंस ऑफ द फोर्स, वो फोर्स जो मोशन को कॉज करती हो। आगे इसमें आपने कुछ पॉइंट्स को याद रखना है, जिसमें टोटल 3 पॉइंट्स है। ये बातें ऑलरेडी आपको मालूम है। नंबर 1 पॉइंट में हम डिस्कस करेंगे ऑपोजिशन वेक्टर के बारे में, नंबर 2 पॉइंट में हम ट्रेजेक्टरी के बारे में डिस्कस करेंगे और नंबर 3 में हम पैरामीट्रिक इक्वेशन ऑफ द पाथ्स के बारे में डिस्कस करेंगे। जी तो स्टूडेंट्स नंबर 1 पॉइंट है, the position of a particle can be specified by a vector r whose initial point is at the origin of some fixed coordinate system and the terminal point is at the particle. This vector is called position vector. If a particle is moving, the vector r changes with time, that is, it is a function of time. जी तो स्टूडेंट्स ये पोजीशन वेक्टर की सिंपल सी डेफिनेशन लिखी हुई है, हमें ऑलरेडी मालूम है फिजिक्स में पोजीशन वेक्टर क्या होता है। तो यहाँ पे जस्ट उसने इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दिया है कि पोजीशन वेक्टर वेक्टर आर वो वेक्टर होता है जिसका इनिशियल पॉइंट जो है वो फिक्स्ड होता है किसी ओरिजिन पे, जिसका जो इनिशियल पॉइंट है वो ओरिजिन होता है किसी फिक्स्ड कोऑर्डिनेट सिस्टम का, और जो उसका टर्मिनल पॉइंट होता है वो कहाँ पे होता है, जहाँ पे आपका पार्टिकल होगा। तो इस तरह के वेक्टर को आप क्या कहते हैं, पोजीशन वेक्टर। क्या आप ये भी कह सकते हैं कि ओरिजिन से पार्टिकल का जो फासला होता है कोऑर्डिनेट सिस्टम में, ओरिजिन से पार्टिकल का जो फासला होता है उसे आप क्या कहते हैं, पोजीशन वेक्टर कहते हैं। आगे वो एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात कह रहा है जिसका आगे हम काफ़ी दफ़ा जिक्र भी करेंगे। वो बात यह है कि इफ़ अ पार्टिकल इज मूविंग द वेक्टर आर चेंजेस विद टाइम, कि अगर पार्टिकल जो है वो मूव कर रहा है, अगर पार्टिकल की मूवमेंट हो रही है, मतलब वो मोशन में है, तो उसका जो वेक्टर आर है वो टाइम के साथ चेंज होता जाएगा। मीन टू से कि अगर इनिशियली जो पार्टिकल है वो एट पॉइंट सम पॉइंट पी है, वहाँ पे उसका जो पोजीशन वेक्टर वो आर है, तो आफ्टर सम टाइम डेल्टा टी उस पार्टिकल का जो पोजीशन वेक्टर होगा वो चेंज होके आर प्लस डेल्टा आर हो जाएगा। इस बात को आपने ज़रा नोट कर लें अपनी कॉपीज में, क्योंकि इसका जिक्र हम आगे भी करने वाले हैं। जी पॉइंट नंबर 2 में डिस्कस कर रहा है कि पाथ ऑफ द पार्टिकल। यहाँ पे पाथ ऑफ द पार्टिकल क्या है, हम
यहाँ पे जो पाथ ऑफ द पार्टिकल डिस्कस करेंगे वो कर्व शेप में करेंगे। यहाँ पे वही बात लिखी हुई है कि द कर्व ट्रेस्ड बाय अ मूविंग पार्टिकल इज कॉल्ड ट्रेजेक्टरी और पाथ ऑफ द पार्टिकल। के पार्टिकल की जो मूवमेंट है कर्व फॉर्म में, उसको हम ट्रेजेक्टरी या पाथ ऑफ द पार्टिकल कहेंगे। इसका जो थर्ड पार्ट है, इसमें वो कह रहे हैं कि द पाथ ऑफ द पार्टिकल कैन बी स्पेसिफाइड बाय वेक्टर इक्वेशन r इज इक्वल टू आर टी। अब इस आर टी को मजीद अगर आप कोऑर्डिनेट सिस्टम में कन्वर्ट करें तो आप इसे लिख सकते हैं एक्स आई प्लस वाई जे, और अगर आप इसे प्लेन में लेके जाएं तो आप इसे लिख सकते हैं एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जी के। तो नीचे इन्हीं को जब आप इक्वेट करें तो ये आपके पास पैरामीट्रिक इक्वेशंस कहलाएंगी। तो यही चंद बातें 3 पॉइंट लिखी में सिंपली थ्योरेटिकल वर्ड में लिखा हुआ है, तो मैंने कहा इससे जरा जरा एक्सप्लेन कर देते हैं, आप इन्हें दोबारा एक बार पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, इसका बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं विच इज कार्टेशियन कंपोनेंट ऑफ द पार्टिकल। अब कार्टेशियन कंपोनेंट्स ऑफ वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन क्या होते हैं पार्टिकल की। हम जो कार्टेशियन कंपोनेंट है, वैसे हमें पता है कार्टेशियन कंपोनेंट आपके एक्स और वाई कोऑर्डिनेट्स में हम फाइंड आउट करते हैं। तो आपने कार्टेशियन कंपोनेंट मालूम करना है वेलोसिटी और एक्सेलरेशन का ऑफ अ मूविंग पार्टिकल। अब यहाँ पे बात हो रही है मूविंग पार्टिकल की। तो मूविंग पार्टिकल हमने अभी 3 पॉइंट्स में डिस्कस किया कि उसका जो पाथ होगा वो कर्व्ड पाथ होगा। तो ये बात होगी। अब ये टॉपिक आपसे क्वेश्चन में किस तरह से पूछा जा सकता है, आपसे पूछा जा सकता है फाइंड द कार्टेशियन कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन ऑफ अ मूविंग पार्टिकल, या इस तरह से पूछा जा सकता है एक्सप्लेन कार्टेशियन कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन ऑफ अ मूविंग पार्टिकल। तो ये दोनों सूरतें हो सकती हैं इसको पूछने की। चलिए इसके सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। इसके सोल्यूशन में कह रहा है, देखें मूविंग पार्टिकल है तो हम वी नो दैट के जो मूविंग पार्टिकल होगा वो कर्व पाथ ही बनाने वाला है। ठीक है, उसका कर्व्ड पाथ का एक इनिशियल पॉइंट होगा, एक उसका फाइनल पॉइंट होगा। तो हम यहाँ पे सपोज करेंगे कि वो जो पॉइंट पी जो पार्टिकल है वो इनिशियली है एट पॉइंट पी विद पोजीशन वेक्टर आर। तो यहाँ पे जो पॉइंट पी है विद पोजीशन वेक्टर आर, उसको आप क्या लिखेंगे, ओ पी इज इक्वल टू आर। इसे अपनी कॉपी में नोट करें, ओ पी इज इक्वल टू आर। एंड आफ्टर सम टाइम t, sorry, after some time delta t, this particle moves and reaches at point q। ये पार्टिकल क्या करेगा, कुछ टाइम बाद, कुछ टाइम डेल्टा टी के बाद पॉइंट क्यू पे पहुंच जाएगा। और जब ये पॉइंट क्यू पे पहुंचेगा तो वहां पे इसकी जो पोजीशन वेक्टर होगा वो बन जाएगा आर प्लस डेल्टा आर। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे आपके पास ओ पी क्या था, आर था, ओ क्यू आपके पास क्या था, आर प्लस डेल्टा आर था। तो यहाँ से पी क्यू निकालना बड़ा ही आसान है, हम फार्मूला लगाते हैं वेक्टर्स में, पी क्यू इज इक्वल टू आपके पास क्या आ जाएगा, ओ क्यू माइनस ओ पी। तो ओ क्यू का वेक्टर आप पुट करें वो क्या है, आर प्लस डेल्टा आर, माइनस आप क्या करेंगे आर। तो इट्स मीन पी क्यू आपके पास क्या आने वाला है, डेल्टा आर। तो अब जो बातें इन्होंने लिखी हुई हैं हम जरा उन्हें डिस्कस करते हैं। आपके सामने लिखा हुआ है, लेट ए बी अ पार्ट ऑफ ट्रेजेक्ट्री ऑफ अ पार्टिकल एज शोड इन फिगर। मैंने आपको बता दिया कि पार्टिकल क्या होगा, मूविंग पार्टिकल है तो वहाँ पे जो पाथ बनेगा वो क्या बनेगा, कर्व्ड फॉर्म में बनेगा। तो लेट द पार्टिकल एट टाइम टी, के टाइम टी पे जो पार्टिकल है वो कहाँ पे है, एट पॉइंट टू पी, जिसका पोजीशन वेक्टर क्या है हमारे पास आर है। एंड आफ्टर सम टाइम डेल्टा टी, let the particle reach the point q whose position vector is r plus delta r। कि कुछ टाइम डेल्टा, देखें जब टाइम t था हमारे पास, पार्टिकल कहाँ पे था, पॉइंट p के ऊपर था जिसका पोजीशन वेक्टर क्या था r। और कुछ टाइम स्मॉल टाइम डेल्टा t के बाद वही पार्टिकल पहुंच गया है पॉइंट q के ऊपर, तो ज़ाहिर है उसका फिर पोजीशन वेक्टर भी चेंज हो जाएगा। डेल्टा टी टाइम के बाद उसका पोजीशन वेक्टर क्या बन जाएगा, आर प्लस डेल्टा आर। देन पी क्यू इज इक्वल टू डेल्टा। पी क्यू निकालने का मैंने तरीका आपको बता दिया। आप क्या करेंगे, ओ क्यू माइनस ओ पी। ओ क्यू आपके पास क्या आ जाएगा, आर प्लस डेल्टा आर आ जाएगा। ओ पी आपके पास क्या आ जाएगा, आर आ जाएगा। इन दोनों को आपस में सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपके पास पी क्यू आ जाएगा विच इज डेल्टा आर इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल फ्रॉम द पॉइंट पी इन द स्मॉल टाइम इंटरवल डेल्टा टी। तो यहाँ पे जो क्वोशंट है डेल्टा आर बाय डेल्टा टी gives the average rate of change of displacement
of the particle in the interval delta t. ये we already know that कि delta t upon delta r upon delta t ये हमारे पास क्या होता है, एवरेज रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट होता है किसका, पार्टिकल का इन द इंटरवल डेल्टा टी। जी आगे वो कह रहा है कि इफ वी स्टार्ट डिक्रीजिंग द टाइम इंटरवल डेल्टा टी द डिस्प्लेसमेंट डेल्टा आर विल गो ऑन डिक्रीजिंग, कि अगर हम क्या करें टाइम इंटरवल डेल्टा टी को कम करते जाएं तो जो डिस्प्लेसमेंट डेल्टा आर है वो भी क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा, और पॉइंट क्यू वो क्या करेगा, पी के नज़दीक आता जाएगा, नियर एंड नियर। तो हमें यहाँ पे इसको लिमिट लगाना पड़ेगा, थस लिमिट डेल्टा टी अप्रोचेस टू जीरो डेल्टा आर अपॉन डेल्टा टी कैन बी कंसिडर्ड एज द इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। देखिए लिमिट हम तभी निकालते हैं जब हमारे पास वेरी 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 वो बिल्कुल स्मॉल इंक्रीमेंट होता है, हमने डेरिवेटिव में भी पढ़ा हुआ है ये बात। तो एज द इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ displacement. This is defined as the instantaneous velocity or simply velocity or the simple velocity v of the particle at point p. Thus, v is equal to limit delta t approaches to 0, delta r upon delta t is equal to dr upon dt. आपके पास मान जाएगा dr upon dt. You know that के velocity जो है वो dr upon dt की होती है, उसकी अगर आप इंस्टेंटेनियस फॉर्म देखें तो वो आपके पास आ जाएगा लिमिट डेल्टा टी अप्रोचेस टू 0 डेल्टा आर एंड डेल्टा टी। यहाँ पे अगर आप देखें प्रोसीडिंग इन द सेम वे वी सी दैट द एक्सेलरेशन a द इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, वी नो दैट के इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी आपके पास क्या बना देता है, एक्सेलरेशन बना देता है। तो a इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा टी अप्रोचेस टू 0 डेल्टा जस्ट v की जगह पे आप क्या कर देंगे, r की जगह पे सॉरी v कर देंगे, तो वो आपके पास क्या बन जाएगा, एक्सेलरेशन विच इज dv बाई dt इज इक्वल टू डी अपॉन डी टी। ये इसी के आगे फॉर्म है, आगे v को अगेन लिखा हुआ है डी आर, मतलब d अपॉन डी टी, इसे अलग कर दिया और v की जगह पे उसकी जो वैल्यू आई हुई थी डी आर बाई डी टी उसे पुट कर दिया, दोनों को आपस में आप मल्टीप्लाई करें तो डी स्केयर आर डिवाइडेड बाई डी टी स्केयर आ जाएगा। नाउ इन कोऑर्डिनेट सिस्टम वी कैन राइट आर जी इक्वल टू, ये फॉर्म तो हमें पता है कि कोऑर्डिनेट सिस्टम में आर वेक्टर को आप लिखेंगे आर इज इक्वल टू एक्स आई प्लस वाई जे, मैंने इससे ऑलरेडी आपसे इसको डिस्कस किया था। तो यहाँ से आपके पास आ जाएगा थस v इज इक्वल टू, वी नो डैट के v क्या होता है डी आर डिवाइडेड बाई डी टी, तो यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा डी एक्स डिवाइडेड बाई डी टी आई प्लस डी वाई डिवाइडेड बाई डी टी जे। तो यही इसके कार्टेशियन कंपोनेंट बनने वाले हैं। इसे नीचे जब हम जाएंगे तो जब आप v का डेरिवेटिव ले लें तो वो आपके पास क्या बन जाएगा, एक्सेलरेशन बन जाएगा। मतलब अगर आप r का वन टाइम डेरिवेटिव लेंगे तो वो वेलोसिटी बन जाएगा, जब आप उसका अगेन डेरिवेटिव लेंगे तो वो एक्सेलरेशन बन जाएगा लाइक दिस वन। तो यहाँ पे आपके पास है जी a इज इक्वल टू डी टू डिवाइडेड बाई डी टी स्केयर एक्स आई प्लस वाई आई जे, तो ये आपके पास आ जाएगा डी टू एक्स डिवाइडेड बाई डी टी स्केयर आई प्लस डी टू वाई डिवाइडेड बाई डी टी स्केयर जे। तो थस वी एक्स इज इक्वल टू एक्स कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी, वो आपके पास क्या आ जाएगा डी एक्स बाई डी टी, वी वाई वाई कंपोनेंट ऑफ द, इसे आप वाई कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी कहेंगे, वो आपके पास क्या बन जाएगा डी वाई बाई डी टी। इसी तरह ए एक्स आपके पास क्या होगा एक्स कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन, इसे आप क्या लिखेंगे डी स्केयर एक्स डिवाइड्स डी टी स्केयर। सिमिलरली ए वाई आपके पास बन जाएगा वाई कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन विच इज डी स्केयर वाई डिवाइडेड बाई डी टी स्केयर। तो आई होप यू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट, इसे एक बार आप खुद पढ़ेंगे तो बड़ा ही आसान है, आपको इजीली समझ आ जाएगा। बस आपने इस बात पे फोकस करना है कि जो आ रहा है जब आप उसे विद रिस्पेक्ट टू टाइम जब आप उसका डेरिवेटिव लेते हैं तो वो आपके पास क्या बन जाता है, वेलोसिटी बन जाता है। इसी तरह जब आप उसका अगेन डेरिवेटिव लेंगे मतलब सेकंड डेरिवेटिव लेंगे तो वो आपके पास एक्सेलरेशन बन जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 में स्टूडेंट्स वो हमें कह रहा है कि अ पार्टिकल इज मूविंग इन सच अ वे दैट its position at any time t is specified by r is equal to t cube plus t square I plus cos t plus sin square t j plus e raised to power t plus log of t k। फाइंड द वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन, आपने इसमें वेलोसिटी और एक्सेलरेशन मालूम करना है। वेरी सिंपल स्टूडेंट्स, अगर आप मैंने वही बात अभी थोड़ी देर पहले जो आपसे डिस्कस की कि अगर आप इसका फर्स्ट डेरिवेटिव लेंगे वन टाइम अगर डेरिवेटिव लेंगे तो वो वेलोसिटी बन जाएगा। जब आप वेलोसिटी का डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू टी तो वो आपके पास क्या बन जाएगा, एक्सेलरेशन बन जाएगा। तो वही बात लिखी है कि इफ v एंड a आर वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन ऑफ अ पार्टिकल रिस्पेक्टिवली देन v इज इक्वल टू dr अपॉन dt इज इक्वल टू d बाई dt
आर की तमाम वैल्यूज यहाँ पे आर की वैल्यू पुट कर दी। अब यू नो डैट कि टी क्यूब का डेरिवेटिव क्या होगा 3t² प्लस टी स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा आपके पास 2ti, कॉस टी का डेरिवेटिव आपके पास हो जाएगा माइनस साइन टी प्लस साइन स्क्वायर टी का डेरिवेटिव यू नो डैट के इसमें पावर शुरू में आ जाएगी तो आपके पास आ जाएगा 2 साइन टी कॉस टी प्लस ई रेज टू पावर टी प्लस लॉग टी का डेरिवेटिव आपके पास क्या आ जाएगा 1/t। एंड यू नो डैट के जो ई रेज टू पावर टी है इसका डेरिवेटिव ई रेज टू पावर टी ही होता है। नेक्स्ट मूव करते हैं। तो नेक्स्ट स्टेप में सिंपली यहाँ पे जस्ट ये हुआ है इस स्टेप में सिंपली ये हुआ है कि यहाँ पे साइन 2t को 2 साइन टी कॉस टी है यू नो डैट के साइन 2t तो ये फार्मूला इन्होंने क्लोज करके लिख दिया तो ये आपके पास आ जाएगा साइन 2t माइनस साइन टी ये और बाकी सारी कैलकुलेशन वही है। तो इसके बाद एक्सेलरेशन किस तरह से फाइंड आउट किया है जी सिंपली क्या किया है कि जो v आपके पास आया हुआ था उसका डेरिवेटिव ले लिया विद रिस्पेक्ट टू t यू विल गेट द एक्सेलरेशन। आई होप आप इसे इजीली सॉल्व कर लेंगे। अगर आपको इसमें कोई भी प्रॉब्लम हुई तो आप मुझसे दोबारा पूछ सकते हैं। जी स्टूडेंट्स आगे इसका क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 भी इसी के रिलेटेड है। तो देखते हैं कि लिखा होगा आपके पास पार्टिकल p starts from o at t is equal to 0 find its velocity and acceleration find the velocity and acceleration of particle at any time t if its position at that time is given by r is equal to at square I plus 4 atj and इसके सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। सिंपली आपको r दिया हुआ है आपने बताना है कि अगर वो पार्टिकल फ्रॉम पॉइंट O से शुरू करता है मतलब स्टार्टिंग पॉइंट उसका क्या है O है तो टाइम आपके पास क्या दिया हुआ है 0 तो आपने उस पार्टिकल का वेलोसिटी और एक्सेलरेशन को फाइंड आउट करना है एट एनी टाइम t अगर उसकी पोजीशन r आपको दी हुई है। तो जिस तरह से प्रीवियसली आपने क्वेश्चन किया सेम इसमें भी वही मेथोडोलॉजी का इस्तेमाल करेंगे। क्या लिखा हुआ है हमारे पास कि इफ v एंड a आर वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल रिस्पेक्टिवली देन v इज इक्वल टू dr अपॉन dt। सिंपली आपने उसका क्या ले लिया है जी डेरिवेटिव ले लिया तो आपके पास आ जाएगा dr डिवाइडेड बाई dt at स्क्वायर i प्लस 4atj तो आपने इसका डेरिवेटिव लिया यू नो डैट के 80 स्क्वायर का डेरिवेटिव आपके पास 280i हो जाएगा। सिमिलरली 480 का डेरिवेटिव आपके पास 4 ये हो जाएगा। अगेन आप क्या करेंगे इसका अगेन डेरिवेटिव लेंगे मतलब वेलोसिटी का डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू टी तो वो आपके पास एक्सेलरेशन बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 स्टूडेंट्स मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ इसे आपने क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ तक आपने इसे खुद फाइंड आउट कर लेना है इसे खुद सॉल्व कर लेना है। अगर इसके रिलेटेड कोई भी आपकी क्यूरी होगी तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। आपको इसके हैंड आउट्स सेंड कर दिए जाएंगे आपके अपने ग्रुप्स में। तो मुझे उम्मीद है कि आप क्वेश्चन नंबर 4 तक इजीली इसको सॉल्व आउट कर लेंगे। इसे नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे रेडियल एंड ट्रांसवर्स कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन। अल्लाह हाफिज एंड हैव अ नाइस डे।